आज अपन डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इंश्योरेंस एक तरह का रिस्क ट्रांसफ़र मेथड है। इसमें रिस्क ट्रांसफ़र मतलब जो भी आपकी रिस्क है, चाहे आपकी रिस्क आपके डेथ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी डिजीज़ से रिलेटेड रिस्क हो सकती है, और आपके कोई नया न्यू फैमिली मेम्बर है उससे रिलेटेड रिस्क हो सकती है। ठीक है। अब देखो, रिस्क ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे मेथड है, बट सबसे बेस्ट मेथड है वो इंश्योरेंस है। यही आपको आंसर टिक करना है। अब इसमें रिस्क अवॉइड कर सकते हैं आप बाई टेकिंग लेस रिस्क। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहन सकते हैं। रिस्क रिटेंशन, आपकी रिस्क रिटेंशन कैपेसिटी है तो आप रिस्क रिटेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपका पैसा अच्छा होना चाहिए, जिस जनरली बड़े लोगों के पास ये कैपेसिटी होती है। रिस्क फाइनेंसिंग, आपने कुछ एक्स्ट्रा फंड जो रिस्क के लिए रिजर्व करके रखा है, तो रिस्क फाइनेंसिंग हो सकता है। दूसरा सबसे अच्छा जो मेथड है वो है रिस्क इंश्योरेंस। इसमें आपकी जो भी, जैसे मान लो कि आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो अगर आपकी फैमिली को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये जनरली 10 टाइम्स तो होता ही है, ये आरडीए की रिकमेंडेशन है। बट जो इसके साथ सेविंग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा कम हो जाता है। एलआईसी में तो ये बहुत कम रिटर्न है, 4 से 5% के आसपास ही रिटर्न मिलता है आपको। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें आपका जो CAGR है वो 6 से 8% तक वेरी कर सकता है। ठीक है। और ये IRDA की रिकमेंडेशन है कि उनको बोनस देना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, दूसरा 23 प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। अब अपन कुछ टर्म्स देखते हैं कि ये क्या क्या टर्म्स है। एक होता है एसेट। एसेट का ही इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेबल होता है, इसी का ही इंश्योरेंस हो सकता है, लाइबिलिटी का इंश्योरेंस नहीं होता। ठीक है। और लाइबिलिटी तो वैसे भी, अगर मान लो कि असेट आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपको रिस्क है, लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो फ़ायदा ही है। असेट वो चीज़ होती है जो आपके लिए परफॉर्म करती है, आपके लिए प्रीमियम आपको इनकम देती है, और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जिस जो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रही। ये एक आपको रेगुलर इसके लिए, जैसे मान लो कि आपने होम लोन लिया तो होम लोन आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आप उसकी EMI पे कर रहे हैं। पेरिल क्या होता है? पेरिल रिस्क के जो चांसेस होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है। सपोज आप बाइक चला रहे हैं और बाइक विदाउट हेलमेट चला रहे हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पेरिल। इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ रिस्क। और अब अपन देखते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड के बीच में, जिसका इंश्योरेंस किया जाना है। जो बीमा लेने वाला बंदा है उसको इंश्योर्ड बोलते हैं, जो बीमा करने वाली कंपनी है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंश्योरर, जैसे इकोटेक। अब ये कैसे काम करता है? ये बहुत सिंपल है। पहले जॉइंट फैमिलीज थी, उससे सारा का सारा रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता था। 5 भाई थे, 5 भाई में से अगर एक एक की डेथ भी हो जाती तो 4 उसको संभाल लेते थे, उनकी उसकी फैमिली की टेक केयर कर लेते। बट अब ऐसा होता नहीं है। तो इसमें से बहुत सारे लोग प्रीमियम देंगे, ये देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी, अगर मान लो कि, जैसे मान लो कि 5 लोगों ने प्रीमियम दिया 20 रुपये, तो टोटल 100 रुपीज़ हो गए। और अब इनका जो 2 बंदों का जो नुकसान हुआ वो इसी फंड से भर दिया जाएगा। वैसे तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे इसको लाइफ फंड बोलते हैं। ये लाइफ फंड इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद में जिस जिसके रिस्क हैपनिंग होती है उसको उसको रिस्क सेटलमेंट हो जाता है। और इससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो अपन एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे, उसमें कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे टर्म ही डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो 10 से 15 गुना मानी जाती है। ठीक है। तो 10 गुना मतलब आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, और इस केस में आपको 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है कि कितना इंश्योरेंस एक आदमी को लेना चाहिए, या कितना मिल सकता है। एक कॉपरा एक्ट 1986 है, जो ये कॉपरा एक्ट बहुत फेमस एक्ट है, इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, 1986। ठीक है। अभी ये 2013 में रिसेंटली और 16 में आई थिंक 2 बार अमेंड हुआ है, लेकिन आपको ओरिजिनल ही एक्ट याद रखना है, कॉपरा एक्ट। तो ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। तो ये कॉपरा एक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉपरा। स्केप्टिज्म क्या होता है? स्केप्टिसिज्म होता है कि अगर आप, जैसे इंश्योरेंस जैसा जो फील्ड है उस पर आप बहुत विश्वास नहीं करते, तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं है, इस वजह से लोग विश्वास नहीं करते। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी कमी है। बाकी इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए, टर्म प्लान तो आपको लेना ही चाहिए। और कुछ आपका, अगर आप ऑर्गेनाइज फील्ड में नहीं है तो आप सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी इसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज में उन्हीं का टर्म होता है, वो मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। एक और प्रिंसिपल होता है जिसे अपन बोलते हैं कैविएट एम्प्टर। इट इज़ बायर दैट शुड बी अवेयर। अगर बायर अवेयर होगा
तो वो स्केप्टिज्म नहीं रखेगा, ही विल आस्क मोर क्वेश्चंस, उसके जो भी डाउट्स हैं वो पूछेगा वो। सो बायर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एलआईसी कितना रिटर्न देती है, एलआईसी के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स आती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो बाकी जो जैसे मान लो कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको रेगुलेट करने के क्या तरीके हैं, और इनमें सिक्योरिटी लाइक मार्जिनल रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, रिजर्व्स क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि प्राइवेट कंपनी पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। और एलआईसी से ज़्यादा बेटर रिटर्न देती है, और ये पॉन्जी स्कीम लाइक स्कीम नहीं है। ठीक है, लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करके अपनी पैसों को पॉन्जी स्कीम लाइक स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि एक का 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्कीम वाली। चलिए, ये कैवेट एम्प्टर होता है जिसमें बायर को अवेयर होना होता है। एक होता है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक क्या होता है? एम्पैथेटिक का मतलब होता है एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी कि जस्ट टू गिव सिंपैथी कि भैया आपके साथ गलत हुआ, लेकिन उस बंदे की जगह होके समझना है कि उसके साथ कितना गलत हुआ, उसे बोलते हैं एम्पैथेटिक। ठीक है, इसमें इट इज़ अ जनरली प्रिंसिपल फॉर द इंश्योरेंस एजेंट, जो इंश्योरेंस एजेंट दूसरे जो इंश्योर्ड जिसका कर रहा है उस उसकी रियल सिचुएशन समझे, बट ऐसा भी नहीं होता है। एनीवे चलो, मिटिगेशन क्या है? व्हाट इज़ द मिटिगेशन? मिटिगेशन मतलब होता है कम करना, तो आपका रिस्क रिडक्शन मिटिगेट करने का भी एक तरीका है इंश्योरेंस। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए सेपरेट सीरीज़ बना दूंगा। इसमें इतना ही मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है, इस वजह से आपको सिर्फ टर्म पता होनी चाहिए, आप इजी वे में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।